सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे समास। समास शब्द का निर्माण संस्कृत में सम उपसर्ग अस धातु और गय प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास में दो पद होते हैं, जैसे सीतायाः पति। इसका अर्थ होता है हिंदी में सीता का पति। अगर हम इसको मिलाकर संक्षेप बना दे तो होता है सीता पति है। यानी प्रथम पद में लगी विभक्ति का लोप कर दिया और दोनों पदों को मिलाकर एक पद या शब्द बना दिया तो शब्द बन गया सीतापति, और इसका अर्थ भी सीता का पति ही होता है। तो यही है समास। दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना, संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। इस प्रकार समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संस्कृत में शब्द को पद बोलते हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। परिभाषा संस्कृत में समसनम समास है। इसका तात्पर्य भी शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। समास में सामान्यतः दो पद होते हैं, जैसे ग्राम गत है। इसमें एक शब्द या पद ग्राम है और दूसरा है गत है। इस प्रथम शब्द को पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा, ये सब कुछ इन दो पदों पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं समास की भेद की। तो इन दो पदों के आधार पर समास के मुख्य चार भेद हैं। जहां पूर्व पद
पहला पद प्रधान होता है वह समास अविभाव समास को कहलाता है। जहां उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद मुख्य या प्रधान होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जहां दोनों ही पद प्रधान यानी मुख्य होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। और जहां दोनों ही पद प्रधान या मुख्य नहीं होता, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस प्रकार ये समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अब 2 भेद सामान्यतः और है, वो है कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये दोनों भेद तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार समास के कुल 6 भेद है, जिसमें से कक्षा 10वीं में 3 भेद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए हम 3 का ही अध्ययन करेंगे। कक्षा 10वीं में एक है कर्मधारय समास, दूसरा है अविभाव समास और तीसरा है द्वंद्व समास। इसलिए आज हम पहले पढ़ेंगे कर्मधारय समास। अब बात करते हैं परीक्षा में प्रश्न की। परीक्षा में प्रश्न यह नहीं आएगा कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा लिखो या समास के भेद लिखो। प्रश्न हमारे 10वीं कक्षा में 3 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के। जो 3 प्रश्न होंगे उसमें एक समास युक्त पद होगा, उसका संस्कृत में विग्रह करना है और उसका नाम बताना है, और अगर विग्रह किया है तो समास युक्त करके उसका नाम बताना है। इसलिए हमारा जो मुख्य फोकस है या केंद्र बिंदु है वो समास युक्त और विग्रह करना और उसका नाम बताना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके लिए प्रत्येक समास की स्पष्ट पहचान है, जिससे हम उसका नाम आसानी से बता सकते हैं। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास के 3 भेद हैं। नंबर 1 विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। नंबर 2 उपमान उपमेय कर्मधारय समास। और नंबर 3 पूर्व पद अवधारणा कर्मधारय समास। अब हम आज पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास।
जब परीक्षा में समास का नाम पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो वहां आपको विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, उपमान उपमेय कर्मधारय समास आदि बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे सिर्फ कर्मधारय समास। तो ये अलग अलग पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं कि संस्कृत में विग्रह और समास युक्त करने के लिए इनका अलग अलग तरीका है, इसलिए इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रत्येक समास में सामान्यतः दो पद होते हैं, तो इस समास में भी दो पद या दो शब्द होंगे, जिसमें एक शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। अब किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अर्थात सामान्यतया हम कह सकते हैं कि इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होता है। अब संस्कृत में विग्रह और समास युक्त करना, पहले बात करते हैं संस्कृत में विग्रह करना। तो आपको उदाहरण मिलेगा इस प्रकार, कृष्ण काकः। पहले आपको उस पद को देखना, इसमें स्पष्ट रूप से दो पद दिखाई देते हैं, एक कृष्ण और एक काकः। कृष्ण का अर्थ होता है काला और काक का अर्थ होता है कौवा। तो इसलिए यह पद इस पद की विशेषता बताता है, इसलिए इसमें यह विशेषण और यह विशेष्य है, इसलिए यह उदाहरण विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का है। संस्कृत में विग्रह करते समय दोनों पदों में एक जैसी विभक्ति लगनी चाहिए। अर्थात दोनों पदों को अलग अलग लिखकर प्रथम पद में वही विभक्ति और वही वचन लगाएंगे जो द्वितीय पद में लगी हो। अब इसका हम करेंगे विग्रह। तो विग्रह करते समय दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। एक पद है कृष्ण और दूसरा पद है काकः। हमें इस दूसरे पद में देखने हैं कौन सी विभक्ति लगी है। इसमें लगी है प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए इस पद में भी लगा देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये सब अकारांत है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लग जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण है काकः। दूसरा उदाहरण, बिन घटात्। इसमें दो पद है, प्रथम पद बिन और द्वितीय पद है घटात्, जिसमें मूल पद है घट।
बिन का अर्थ होता है फूटा हुआ और घट का अर्थ होता है घड़ा। तो इसलिए यह शब्द प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण विशेष से क्रमधारी समास है। विग्रह करते समय दोनों पदों को अलग अलग लिखेंगे। एक पद बन गया भिन्न और दूसरा बन गया घटात। मूल पद है घट, इसमें लगी है पंचमी विभक्ति एक वचन। राम के हिसाब से रामात तो घटात, तो प्रथम पद में भी प्रथमा विभक्ति की जगह आप लगाएंगे हम पंचमी विभक्ति एक वचन, तो शब्द बनेगा भिन्नात, तो उत्तर हो जाएगा भिन्नात घटात। अब बात करते हैं, अगर इस प्रकार विग्रह आ जाए तो इसका समास युक्त कैसे करना। समास युक्त करना बहुत सरल है। समास युक्त करते समय कुछ नहीं करना। अभी आपने विग्रह करते समय प्रथम पद में विभक्ति लगाई थी, समास युक्त करते समय उस विभक्ति का लोप करके अर्थात हटाकर दोनों पदों को मिला देंगे। जैसे विशालाभ्याम नेत्राभ्याम, इसमें दो पद है, एक पद है विशालाभ्याम, दूसरा पद है नेत्राभ्याम। तो ये विशाल शब्द इस नेत्र की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण विशेष से क्रमधारय समास है। समास युक्त करना है तो हमने अभी पढ़ा था, समास युक्त करते समय पहले पद की विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को मिला देंगे। लोप का मतलब होता है हटाना, तो पहले पद में जो विभक्ति सूचक शब्द है उसको हटा देंगे, तो मूल शब्द है वो विशाल है, तो विभक्ति हटा देंगे तो विशाल बन रह जाएगा और दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा विशाल नेत्राभ्याम। एक अन्य उदाहरण देखिए, नीलम कमलम, इसका समास युक्त करेंगे तो समास युक्त करते समय प्रथम पद में लगी विभक्ति का लोप करेंगे तो उत्तर हो जाएगा नील कमलम, और अर्थ होता है नीलन नीला, कमलम माने कमल का फूल, इसलिए यह पद इस पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह समास विशेषण विशेष से क्रमधारय समास है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।